अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। और मंडे टू फ्राइडे हमारा शो देखते हैं लाइव, जिसमें दुनिया भर की खबरें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और खासतौर पे भारत में क्या अजीब कार्टून मैगजीन चल रहा है उस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि आज बड़ी फनी खबरें थी वहाँ से कि पता नहीं क्या सठिया से गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी खबरें नादिया खान ज़ोहेब हसन के साथ। ज़ोहेब हसन आपके साथ हैं और बहुत सारी खबरें, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी जो सबसे पहले हम थोड़ा टॉपिक स्टोरी देते हैं, रूस में जो 8.8 बिल्कुल आते ना, मैंने सुबह खबर सुनी, फिर यहाँ आके हमने सारा उसको देखा और पता चला कि रशिया के मशरकी साहिल पे और ये जो समंदर वाला जल्जला होता है बड़ा खतरनाक, क्योंकि इससे तो सुनामी जो वार्निंग है वो इशू हो जाती है और बहुत सारे फिर ममालिक जो है ना उसमें वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। वहाँ भी ज़ाहिर वार्निंग जारी हो गई है, यूएस में बहुत सारी स्टेट्स में वार्निंग जारी हो गई है, इसके साथ साथ जापान में वार्निंग जारी हो गई है। सुनामी से तो वो तो एक नाइटमेयर है सबके लिए, फिलीपींस में भी है। तो 1952 के बाद ये ताकतवर जल्जला है जो कि इस रीजन में आया है, रूस के इलाके में, और जो 1952 में आया था ये ज़ल्ज़ला। और उसके बाद ये सबसे, क्योंकि 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला यानी 7 से ऊपर, ये 8.8 तक भी कह रहे हैं, 7.5 भी कहीं पड़ा, लेकिन 8.8 कह रहे हैं। अब इसकी गहराई भी ज़्यादा होगी तो उसके इफेक्ट्स इतने ज़्यादा अभी तक नज़र नहीं आए, लेकिन खैर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है 8.8, क्योंकि 6.5 से लेके और फिर ऊपर तक यानी 7.2, ये जो पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले आए थे आपको याद है, काफ़ी पहले 15 साल पहले जो ज़ल्ज़ले आए थे, जिसकी वजह से पूरा बालाकोट और ये सारी, तो ये 7.2 और इस तरह थे। पिछले दिनों मैंने आपको जिक्र किया था कि जी एक वो जो बोट है वो उलट गई, और बहुत ये देखिए ये बहुत सारे जो हैं अब ऐसे, आप देखिए नेचुरल डिजास्टर्स में ऐसी तेजी आ गई है दुनिया में, क्या हो रहा है। मानसून तो इतने ज्यादा डेंजरस जो है ना ये महीने बन गए, पता मैं बताऊं दुनिया बदल गई है। अब आप इसके लिए रेडी हैं और हम अपनी हुकूमत को भी कहेंगे कि ये सैलाब वगैरह ये अब ये रेयर सी चीज़ नहीं, पता होनी चाहिए कि इन महीनों में तबाही होनी है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और बहुत बुरा हो रहा है, दुनिया भर में बुरा हो रहा है, समुद्र डिस्टर्ब हो गए हैं। कामा चाटका का इलाका है जहाँ पर जजीरा नुमा है, जहाँ मशरक में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर इसकी अंदर यानी गहराई है इस ज़ल्ज़ले की। तो जितनी गहराई ज़्यादा है उसका मतलब ऊपर सरफेस पे आते आते भी ये कुछ इसकी इंटेंसिटी कम हुई है, तो बहुत हौलनाक ही है। ये पता 10 साल पहले हम यही जब क्लाइमेट पोल्यूशन इसकी बात करते थे कि जी इसके ऊपर काम करें वरना बड़ी तबाहकारियाँ आएंगी, बहुत जो नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, हर चीज़ टेम्परेचर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी, ये लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, सुनामीज। अब वो देखें वक्त आ गया, हमने कुछ नहीं किया और गजा के लोगों की बद्दुआएं देखें कि हर रोज कोई ना कोई हमें इतनी बुरी खबर मिलती है, जो कि नए रिकॉर्ड्स। 8.8 कहाँ सिलसिला आता है, कितना शदीद है ये। तो इस वक्त बस दुआओं की जरूरत है पूरी दुनिया बिल्कुल। और ये डेंसली पॉपुलेटेड है एरिया नहीं है। ये जब मीडिया रिपोर्ट्स आएंगे, अभी तो सिर्फ ये रिपोर्ट हुआ है कि ज़ल्ज़ला आया है और अभी नुकसानात के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन अगर ज्यादा यहाँ पे आबादी है और काफी ज्यादा घर वगैरह बने हुए तो फिर नुकसान बढ़ने का खदशा है, क्योंकि समंदर इतना बड़ा, कहाँ से सुनामी शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि ये सडन, अच्छा ये पता नहीं प्रेडिक्टेड भी नहीं था, इतनी इनकी एडवांस वेदर फोरकास्टिंग होती है, इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि फिल्मों में तो हमें दिखाते हैं कि जी पहले पता चल गया आने वाला है, कुछ घंटे हैं कुछ। ये 8.8 अगर है और कह रहे हैं कि 3 to 4 मीटर्स की वेव तो उनको नजर आई है वेव्स। अब उसके बाद क्योंकि इस नंबर के साथ 3-4 मीटर इज नथिंग, तो बहुत तबाही आ सकती है, क्योंकि ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। शॉक्स इसके जो है ना अभी आते रहेंगे, और इसी खतरे को लेकर फिर अलर्ट भी जारी किया गया, इमरजेंसी सूरत हाल भी नाफिज की गई इन साहिली पट्टी के जितने भी इलाके हैं, जितने भी मुल्क लगते हैं। अच्छा, एक ये खबर, दूसरी आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर यह है कि बरतानिया ने नादिया कह दिया है कि वो भी पैलेस्टाइन को एक रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं सितंबर में, जैसे फ्रांस की तरफ से आया था बिल्कुल ये बयान कि फ्रांस ने ये फैसला कर लिया है। तो बरतानिया भी ये कह रहा है कि अगर, और वो मशरूत है, कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि अगर इसराइल इमदाद को इस बदस्तूर इसी तरह रोकता है, इमदाद जाने नहीं देता, जंगबंदी नहीं करता और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता, तो हम सितंबर में बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे। तो फ्रांस और बरतानिया दोनों, यूएस का भी इस पर रद्दअमल आया, इसराइल का भी रद्दअमल आया। उन्होंने यूएस से कहा कि हम इससे बाहर हैं और हम बिल्कुल भी इस लीग का हिस्सा नहीं है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। इसराइल ने कहा है कि ये सबोटैज करने की कोशिशें, जो पीस कायम करने की कोशिश, यानी आप मजे की बात सुने, इसराइल कह रहा है कि जो पीस कायम करने की कोशिशें हो रही हैं और वहां पे जंगबंदी की कोशिश हो रही है, इसको सबोटैज करेगी ये इस तरह के। कौन सा पीस?
कौन सा वो पीस? कौन सा पीस, ये पूछा जाए ना कि कौन सा पीस आप एक तो आप पहली बनाना बात है कि चाहते जंग है ही नहीं, ये सिर्फ ये वहां गजा की तरफ से तो कोई उनके पास कुछ है ही नहीं हमला करने के लिए। जब एक जालिम ही हमला कर रहा है तो ये जेनोसाइड है, ये दिस इज नॉट अ वॉर। वॉर तो दो लोगों के दरमियान होती है, दो कंट्रीज के दरमियान होती है। यहाँ तो एक ही मारे जा रहे हैं वो इसराइल। हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमारे शो पर हम कुछ भारत में जो आवाजें उठ रही हैं और लोकसभा में जो इजलास हुआ है उसमें तो ऑपोजिशन ने धोखे रख दिया है, वाह वाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सबने। वाह। तो अगर वन बाय वन थोड़े से हम वक्त है हमारे पास, दिखा दें कि क्या क्या तकरीर के थोड़े से अगर हम दिखा दें। very राहुल गांधी ने क्या कहा है लोकसभा में, जरा सुनिए, आपके पास तैयार है? मोदी के एक्सप्रेशंस भी होने जी हाँ, वो जरूरी जरूरी है, थोड़ा सा दिखाइए। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. 29 जरा सा अमित शाह का भी दिखा दें, वो क्या फरमा रहे हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। जी प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कि कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, अरे मुझसे मांगते मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सब सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। हाँ, षड्यंत्र है, पाकिस्तान को बचाने का षड्यंत्र है इनका। यानी वो अगर हक़ बयान कर राहुल गांधी तो षड्यंत्र। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी उन्होंने, वो अटैक के कनेक्टेड के, जी एविडेंस इनको मिल गया बाय द वे। ओ गॉड, एविडेंस क्या है जरा वो भी बताएं। बिल्कुल, एविडेंस चॉकलेट। अच्छा, ये अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और हमें बताया जा रहा है कि वक्त कम है, हालांकि बातें तो बड़ी वियर्ड सी उन्होंने की है। खाने वाले शायकीन जो है जरा एहतियात कीजिए, देखिए जी ये हुआ है, क्या हुआ भी बताते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो पे, राइजिंग शाइन पे। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे बताएं कि लोकसभा का तो इजलास बुला के गलती हो गई है, तो और ये अभी डिले किया था। हाँ, डिले किया, तुरंत बुलाना पड़ रहा था, वरना बुलाना नहीं था मोदी ने, उसको पता उसकी बेइज्जती होनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने देखा, रिस्पांस भी देने की कोशिश की और सामने है सबके पहलगाम। ये इजलास से पहले उन्होंने जिस तरीके से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो सबके सामने आया होगा ये सूरत हाल। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन बिलाल मरसूस है उसका जो मलबा गिरा है साउथ ब्लॉक पे और राजपाथ पे, जहाँ पे इनका असेंबली वगैरह और सारी पावर सेंटर बैठता है, और इतना शिद्दत से गिरा। हम तो आई थिंक डे 1 से कह रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि आप मान जाए, और अपोजिशन ने इनकी आई थिंक कोशिश की थी कि स्पेशल इस पे इजलास बुलाया जाए, लेकिन दे डिलेड। तो ये समझते हैं कि हम टाइम गेन करके अवाम के जहनों से इसको जो है लट से मिटा सकते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आप डिले करेंगे रोजाना जूते पड़ेंगे। अभी मैं एक थोड़ा बताऊं, जो अभी एविडेंस पेश किया है अमित शाह ने कि चॉकलेट्स मिली हैं शायद पाकिस्तान की। इधर एक नाशपाती प्रोग्राम करते हैं हमारे कॉमेडियन, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई जिसमें रॉ चीज में एविडेंस प्रेजेंट कर रहा था। आई थॉट कि ये बड़ा जबरदस्त मजाक खेज है, लेकिन प्रॉब्ली दोवल साहब ने वहीं से पिक किया कि कोई टॉफी के रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स जो है रखे जाए एज एन एविडेंस। जस्ट इमेजिन कि आपका पूरा पहलगाम जो आई वुड से अटैक था वो फॉल्स फ्लैग था। नंबर 2, उसके बाद आपने नैरेटिव बिल्डअप किया, और नंबर 3 पर पाकिस्तान से बुरी तरह मार के देन यू आर ट्राइंग टू हाइड। अभी आप देखें कि अभी खुद लोकसभा में अपोजिशन बड़े खुल के, एंड देयर वाज आई थिंक सम एमपी फ्रॉम इंडियन पंजाब, उन्होंने तो बकायदा तस्वीरें दिखाई कि मैंने खुद जाके, और ये पहला रफाल था जो भारत में एंटर हुआ था जिसपे मिर्ची और लेमन रख के राजनाथ सिंह ने जो है वो जी उसका इफ्तिताह हुआ था पूजा की थी के साथ। जी अच्छा, ये सर ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि जो चॉकलेट रैपर या चॉकलेट आधी खाई हुई थी पूरी, जी वो ये पहलगाम के अटैकर से मिला है या दूसरे अटैकर से मिला है? ये मिला किन से इनको एग्जैक्टली? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि अगर आप जगह देखें ना जहाँ पे ये कह रहे हैं एनकाउंटर हुआ है, ये है टाची गांव, विच इज इन बिटवीन श्रीनगर और पहलगाम। और 3 महीने बड़े मजे से ये जी
जी जी, ये इसी की बात हो रही है पहलगाम वाले की। और ये जगह जो है डाची गांव जहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन किया, दिस इन बिटवीन श्रीनगर एंड पहलगाम, जो उसके दरमियान में, तो उसका मतलब 3 महीने से बड़े मजे से कहते हैं वहाँ टेंट लगाया हुआ था। जस्ट इमेजिन, लुक एट देयर इंटेलिजेंस फेलियर। बाकी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन ने जिस तरीके से इनको धोया है, मेरे ख्याल में अगर शर्म है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये 4 चवलों की एक चवल चौकड़ी है, जिसमें 4 बंदे जो एडवाइजर हैं मोदी के, उसमें राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, जयशंकर है जो पढ़ा लिखा जाहिल है, और फिर डोवल आ जाता है। तो इनको आई थिंक अभी घर जाना चाहिए। काफी कॉल्स आ रही है अभी। एक छोटी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि आरएसएस ने अपनी एक एसओपी बनाई है कि 75 साल के बाद आप एक ऑफिस जो है होल्ड नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस। और ये मोहन भागवत ने डिमांड की थी आई थिंक महीना पहले या 3 हफ्ते पहले। और सुब्रमण्यम स्वामी ने, अभी मोदी की सालगिरह है सितंबर में 75वीं, और डोवल 80 साल का बुढ़ा हो गया, तो मेरे ख्याल में दे शुड गो होम और जान छुड़ाए भारत। अभी हो जाना चाहिए। यूएस से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही ना सर, यूएस से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। ट्रंप ने तो बाकायदा फाइनल वार्निंग दे दी है, 25% वो कह रहा है मैं टैक्स लगा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ ट्रेड मुआहदा नहीं कर रहे हैं, और एप्पल वगैरह को तो उन्होंने पहले ही कह दिया। तो वहां से भी जो बैकिंग थी और वो जो ताल्लुकात थे वो कोई बेहतर नहीं जा रहे। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं, मतलब, और हम जब ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, तो ये मिलिट्री स्टेट इंटेलिजेंस नहीं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात है जो कि जीरो है। लेकिन ये आप ये बताएं, जब ऐसा कोई ऑपरेशन करता है जिसपे आपने जंग करनी है, आपने अटैक करना है दूसरे मुल्क पे, मिसाइल्स वगैरह ये सब चलेंगे, तो बंदा थोड़ी सी तो तैयारी करता है, चाहे झूठी हो, कि मैं एविडेंस क्या दिखाऊंगा, मैं कहानी क्या बनाऊंगा। इनकी तो कोई प्रिपरेशन, कोई कहानी, इससे तो छोटा बच्चा कहानी हमारे यहाँ घरों में बना लेते हैं अच्छी कहानी कि क्यों लेट आए, तो बड़ा सॉलिड एक्सक्यूज और एविडेंस होता है बच्चों के पास। दिस इज अ जोक। तो क्या इन्होंने सोचा ही नहीं था, तैयारी ही नहीं की, कोई बताने वाला नहीं था, या दे आर एक्चुअली डम एंड स्टूपिड? आई थिंक ये आपका कमेंट बिल्कुल सही है। ऑन अ सीरियस नोट देखें, जो थ्रेट परसेप्शन का एनालिसिस होता है, ये मेन काम है डोवल का, रिसर्च एनालिसिस विंग, और इनकी फिर एनआईए, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती हैं। इंटर सर्विस हमारी आईएसआई उनकी तीनों सर्विसेज की है, और उसको एक 3 स्टार हेड करता है। तो अगर आपकी परसेप्शन, मतलब अभी कह रहे हैं 2 फ्रंट था, फर्ज करें लेट्स से हम मान लेते हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी थर्ड परसेप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। आप एक ऐसे शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, वेरी गुड फ्रेंड इन फॉर्म ऑफ चाइना, बकौल उनके, लड़ाई तो हमने खुद की है। अभी ये कह रहे हैं कि 2 फ्रंट था, इसका मतलब कि आपकी थर्ड परसेप्शन। अच्छा, एक और था कि दे थॉट कि हम अटैक करेंगे, अभी सारे भोले मान रहे, पूरी तैयारी थी, देयर वर आई थिंक 80+ एयरक्राफ्ट थे, अगर 4 जहाज वर इनफ टू टारगेट लेट्स से मिसाइलों के साथ, तो बाकी जो 76 जहाज थे देवर फॉर एयर डिफेंस, और बाकी वो कवर कर रहे थे पूरा फ्रंट जो है। तो आप तो पूरी तैयारी के साथ आए, इसका मतलब आपके जहन में ये था कि पाकिस्तान इज अ वीक स्टेट, मिलिटरली हम एक झटका देंगे, और बल्कि रजीम चेंज तक जो है मेरा अपना परसेप्शन है कि दैट वाज एन एफर्ट। आपने देखा होगा खबरें उड़ाई गई थी कि ये हो गया, फिर दे थॉट कि ये टीटीपी, बीएलए और एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे से पड़ जाएगी फौज को, और आप 24 घंटे में तहस हो जाएगा पाकिस्तान का। इनके गोदी मीडिया ने ऐसे नहीं पिक्चर बिल्डअप की थी। कराची कैप्चर हो गया तो लोग कह रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, और आप तो काबुल पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में सारा जो है दिस वाज फेलियर, फिर कंडक्ट ऑफ वॉर में पूरा फेलियर है। तो अभी किस किस को ये जवाब देंगे? आई थिंक देयर इज अ ह्यूज प्रेशर, नालायकी है मिलिट्री। और ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइए, ये ज़ाहिर है मुस्लिम सेंट्रिक सारा इनका मामला। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था एक जगह कि कनाडा में, यूएस में जो भी स्टडी हुई है उसमें पता चला है कि मोर देन 50% जो मुस्लिम हेट मवाद है वो सब भारत से ऑपरेट होता है, भारत की तरफ से वो जो है ना वो फंडिंग भी, प्लानिंग भी। 100% इनका देखिए, इनका तो चूरन इस पे बिकता है ना। 2 अभी फासिस्ट एंटिटी हैं, एक ज़ायनिस्ट है इजराइल में बैठा, भी आप डिस्कस कर रहे थे जिस तरीके से ताइवा पॉलिसी चल रही है, एंटी मुस्लिम है, और एक भारत में। अभी आई थिंक असेंबली में बात हुई लोकसभा में कि जी आपका चूरन ये बिकता है। विद इंडिया इतनी ज्यादा डिवीजन है, देखें अभी ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ मुसलमान है, ये सही फिगर भी नहीं बताते कि एक इतनी बड़ी आबादी की जब आप पुश करेंगे तो देन इंडिया लाइकली टू एक्चुअली कोलैप्स। एक स्टेज पे तो फिर तंग अहमद वाली बात है, बट दे गेट 35% वोट है इनका हार्डकोर हिंदू का, और वो ले जाते हैं साफ, बाकी डिवीजन है वोट की, हर दफा जीत जाते हैं। लेकिन आई थिंक देयर इज नाउ लॉट ऑफ प्रेशर, और दे हैव टू लुक इनटू। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने में आई बीन गोइंग टू देयर प्रोग्राम पिछले 3-4 दिन में, और बड़ी आई थिंक मैं आई टेक इट एज अ कॉमेडी। बिल्कुल, it is a crazy cartoon show. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें वक्त दिया। मतलब एक इंटरनेशनल मजाक, वो पावर जो अपने आप के ऐसा उन्होंने इमेज बनाया था, ये बिल्कुल गिर गया है। मोदी और उसकी जो उनके लोग हैं, उनकी पार्टी, उनका एक इंटरनेशनल मजाक बन गया है। एक्सट्रीमिस्ट उसकी जो पॉलिसी है, जो उनका माइंडसेट, और मैं तो लोगों से कहूंगी जितनी भी मीम्स वीडियोस बनाएं, शेयर करें, आपका भी फायदा होगा और दुनिया को भी पता चलेगा। और इनको शर्म नहीं वैसे आनी, लेकिन अच्छा है, देखें अपने आप को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन शहर में कहीं जाएगा नहीं। Keep watching. Good morning.
से ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारी खबरों के साथ, बातों के साथ और हमारे अपने जो ओपिनियंस हैं, थोड़े जज्बात, उसके साथ वापस आ गए हम। आदिया वापस आ खान, गए। सुहेब के बाद हसन। हम गजा की हम सूरत हाल की बात करेंगे और हर गुजरते दिन के साथ पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले हमने कल भी रिपोर्ट किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई और उसमें एंटोनियो गुतेरेस ने भी इज़हार ख्याल किया। हमारे वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और ये कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया शो के आगाज़ में कि इंग्लैंड ने ये कहा है कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को और फिर फ्रांस तो पहले कर चुका है। तो ये तमाम पेशरफ्त जिस पर हम ये सवाल कर रहे हैं बार बार अपने एक्सपर्ट से कि क्या यूरोप में राय अम्मा तब्दील हो रही है, सरबराहान मुमलिकत ये सोच रहे हैं कि वाकई अब इसका हल निकलना चाहिए और क्या इसको लेकर हल निकल भी सकता है या नहीं। और अब बड़े अरसे बाद एक विंडो बनी है एड वहां पहुंचाने की। मैं न्यूज़ में सुन भी रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी 2 तैयारे जा रहे हैं भर की ऑफ एड और 2 दिन के अंदर वहां पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत खुशाइन बात है। बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप डोनेट भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सही जगह डोनेट कीजिएगा। सिर्फ फ्रेंड्स या सुन के किसी का ऐसे नहीं, जो बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज। मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप इस अकाउंट में पैसे डालें, हम गजा को डोनेट करें। प्लीज मेक श्योर कि वो सही जगह पैसे जाएं। बिल्कुल। अच्छा, इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक बड़ी रूमर्स फैली हुई थी, तो ये कॉन्फ्रेंस में जरा इससे मुतालिक भी क्लैरिटी आ गई और सऊदी वजीर खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता है और वही 1940 की जो एक स्टेट थी फ़लस्तीन की, उससे मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि तब तक हम इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं हम रखेंगे। और यही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसराइल को तस्लीम करने का। इस वक्त तो फ़लस्तीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो हमें सीनियर एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब ने ज्वाइन किया। मिडिल ईस्ट से मुताल्लिक़ मामलात ख़ास उनकी नज़र रहती है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सर, ये कहिएगा कि पहले तो ये जो पेशरफ्त है इसी पर हम सवाल करते हैं कि फ्रांस, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी ये कह दिया है और इसराइल की और यूएस को में ज़रा तशवीश है इन और तमाम इसका फ़ायदा क्या होगा कि उनको तस्लीम करने से वहाँ जो गजा के लोग हैं, फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको फ़ायदा क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो ये 2 रियासती कॉन्फ्रेंस के हल के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये यकीनन एक खुशाइन चीज़ है और ख़ास तौर पे दुनिया के 2 बड़े मुल्क सऊदी अरब और फ्रांस जो हैं, उन्होंने इसकी ज़रूरत और अहमियत को महसूस किया और इसके लिए जो फोरम चुना है वो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम चुना है। और इसी हवाले से जो ऐलानात आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं कि फ्रांस और बरतानिया जो वो सितंबर में यानी इस इनिशिएटिव को जो है वो अमली शक्ल देने के हवाले से बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत उस वक्त जनरल असम्बली का इजलास होना है और ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद इन्हीं ममालिक को देखते हुए और बड़ी तादाद में ममालिक जो हैं वो भी फ़लस्तीनी रियासत को जो है तस्लीम कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करवाना तो यकीनन एक अहम नुक्ता है ही है, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर और ख़ासतौर पर गजा के अंदर जो जंग का अलाव है उसको ठंडा करना और उसको बुझाना, और ख़ासतौर पे वहाँ इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरीके से मनज़्ज़म यानी कहत साली बपा कर रखी है, जिसके नतीजे में लोग अब गोलियों से नहीं, अब भूख से बदहाल होकर, बेहाल होकर सड़कों पे गिर रहे हैं, कश खा रहे हैं और उसके बाद उनकी जान जो है वो रूह परवास कर जाती है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त फ्रांस और यूरोप दीगर ममालिक को इस बात का एहसास हो गया है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि माजी में जो फ़लस्तीनी रियासत कायम करने की कोशिश की गई थी, ख़ासतौर पर ओस्लो माहदे के नतीजे में नॉर्वे के अंदर जो हुआ था 1993 में, उसमें भी यही यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और इसराइल ये तमाम के तमाम ज़ामिन थे, ये गारंटर थे कि हम एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करेंगे। लेकिन इन्हीं ममालिक ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो टाइमलाइन इसराइल ने एग्री की थी इस फ़लस्तीनी रियासत को रूबा अमल लाने के लिए। उससे हर मरहले पे उसने एक लिहाज से बैक ट्रैक किया और अपने आप को थोड़ी वजाहत करेंगे आप लोगों के जानने के लिए, यानी 2 रियासत कैसे, यानी कौन सा इलाका फ़लस्तीन और कौन सा, थोड़ा सा अगर आप इस ये जानना लो। ये जो 2 रियासती हल है बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो सन 2000 में सऊदी अरब के ही फरमारवा शाह अब्दुल्ला, उस वक्त वो वली अहद थे, उनकी तरफ से पेश किया गया था बैरूत में एक अरब लीग की कॉन्फ्रेंस, ओएसी की कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसके तहत इस बात पे तजवीज़ पेश की गई थी कि इसराइल ने जो 67 की जंग हुई थी उसके बाद भी मगरबी किनारा जो है उस पर तकरीबन सारे पे कब्जा कर लिया था। तो इसराइल से ये मुतालबा किया जा और वहाँ पे यहूदी सेटलमेंट्स कायम करना शुरू कर दी। तो इस 2 रियासती हल के मुतालबे के तहत ये बात डिमांड की जा रही है इसराइल से कि वो
67 की वॉर से पहले की बाउंड्रीज जो है, पोजीशन जो है, उस पे वापस यानी लिए गए। वेस्ट बैंक को छोड़ और दे। उन हदूद के, जी, सारे वेस्ट बैंक को नहीं, उसके बड़े बड़े हिस्से को, और उसके अंदर जो है एक फलस्तीनी रियासत कायम हो, और उस फलस्तीनी रियासत का जो दारुल हुकूमत है वो मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस हो। ये एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है कि जो नॉर्वे, जो ओस्लो माहिदा था, उसमें भी हल नहीं हो सकी थी, और कहा गया था कि हम 10 साल बाद जब फाइनल सेटलमेंट नेगोशिएशन होंगे तो उस पर डिटरमिन करेंगे कि ये बैतुल मक़दस इसराइल का रियासत होगा, दारुल हुकूमत होगा, या फलस्तीन का। तो जी, उस वक्त जी। भी ये जब वो मरहला आया तो उस वक्त इसराइल ने साफ इनकार कर दिया कि हम ये बैतुल मक़दस अपना, और आपने देखा कि उसके बाद जितनी पेशरफ्त हुई, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने अमेरिका का जो सफारतखाना है वो भी तेल अवीव से बैतुल मक़दस मुंतकिल मेरे ख्याल अगर करके कोई ये साबित कर दिया। बॉर्डर्स बनेंगे भी तो उसमें उनकी तो मर्जी कोई भी शामिल नहीं होगी, वहाँ के लोगों की, तो ये तो डिस्प्यूट कोई हल होते हुए नजर नहीं आता। दुनिया तो इंतजार में है कि कोई एक कॉल आए सऊदीया की तरफ से कि जी वॉर अगेंस्ट इसराइल, यूनाइटेड हो के सब। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने वैसे कहा क्या है और आप उसको कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट का कितना फायदा होगा इन लोगों को जो गजा में जो जी, लोग इसमें बच कोई गए हैं, शक मैं तो नहीं, कहती हूँ। ये एक उसूली मौकफ तो जाहिर किया है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं समझता हूँ मौकफ है। अगर इस पर भी अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर भी फलस्तीनियों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो नहीं, हल हो तो सकते हैं। कहा लेकिन क्या है, issue सऊदी ये अरब का कि क्या बयान आया है? सऊदी अरब का भी यही बयान है कि हम तस्लीम नहीं, जो उन्होंने कहा है कि हम मैं- इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे ठीक है। जब तक एक दो रियासती जी। हल की तरफ नहीं जाते। जी अच्छा, ओके। वरना जी, एग्जैक्टली। वरना वरना तो यही है, फिर हम जो एक करारदाद खेल रहे हैं, वरना बयानात खेल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे। जो आप ये चाह रहे ये थे। होता है ना इसी तरीके से कि अच्छा तो अच्छा फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताएं हमास का क्या किरदार है इसमें? हमास से मुतालिक बड़ी यूएस के भी बयानात आते हैं और उनको कर्ब करने की बड़ी कोशिशें की जाती हैं। तो क्या इस मसले का हल है हमास, या फिर ये इटसेल्फ कोई मसला बनता जा रहा है फलस्तीनियों के लिए भी, या नहीं? आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए जी, जहाँ तक हमास का ताल्लुक है तो हमास एक बुनियादी तौर पे सियासी अस्करी तंजीम है, और वो इस पूरे फलस्तीन के अंदर 2006 का इलेक्शन 75% नशिस्तों के साथ जीत कर हुकूमत उसने बनाई, और इस्माइल हनिया उसके वजीर आजम बने थे। लेकिन यही जो यूरोपीय ताकतें हैं, यही जो महमूद अब्बास एंड कंपनी है, जो इस वक्त फलस्तीन की सदारत पे पिछले 20 साल से विराजमान है, उन्होंने उस हुकूमत को एक दिन भी चलने नहीं दिया, और उसके नतीजे में उन्हें मैसूर कर दिया गया गजा के अंदर, और उनका पूरी दुनिया के साथ राब्ता काट दिया गया। मुसलसल गजा जो है 2007 से ऑनवर्ड कड़े मुहासरे में रहा है, और उस मुहासरे के अंदर ही फलस्तीनी जो है वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी करते थे। और उसकी जो इंतहाई यानी आप सूरत देखने को मिली वो 7 अक्टूबर 2023 को मिली, कि जब इन्हीं फलस्तीनियों ने तंग आमद वजह आमद के मिस्दाक जो है वो इसराइल पर धावा बोला और हमला किया। और उसके बाद से ये दुनिया के सामने इशू इंटरनेशनलाइज हुआ, हाईलाइट हुआ। उससे पहले तो फलस्तीन को दुनिया भूल चुकी थी, आलमी इदारे भूल चुके थे। हम और हमारे टीवी मीडिया जो है उस पर फलस्तीन का नाम जो है वो कभी सुनाई नहीं देता था। ये बुनियादी तौर पे वही एक तूफान लगता है कि क्योंकि जिसके आवाज बाद उठाई ये तो सारी जा रही हो, डेली सूरत-ए-हाल जिक्र हो रहा है, बात हो रही है। सर ये बताइएगा कि ये जो एड के हम विजुअल्स देख रहे हैं वहाँ पहुँच रही है, किन ममालिक के जो ट्रक्स हैं वहाँ पहुँच गए हैं, और अब ये सिलसिला चलता रहेगा? और अभी जो एड पहुँची है उसमें तो इसराइल ने फिर इनके ऊपर अगेन फायरिंग, बॉम्बिंग वो तो नहीं की है? इसमें इस वक्त जो इसराइल ने इजाज़त दी है एड की, वो ज़मीनी एड भी आ रही है, और जो फ़ज़ा से ड्रॉपिंग की जा रही है वो तो यकीनन एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, क्योंकि वो लोगों के खैमों के ऊपर गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एड की तकसीम के हवाले से जो इशू है, जो मैकेनिज्म है, उस पर इसराइल को हमेशा से शिकायत रही हैं, और यही वजह है कि उन्होंने एक गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई, और जिसमें अमेरिकी फंडिंग और इसराइली फंडिंग के साथ जो है वो एड की तकसीम का जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया। लेकिन आपने देखा कि वहाँ खुराक की लाइनों में लगे हुए लोगों को फायरिंग करके जो है वो शहीद किया जाता रहा है। अब भी उनका यही मुतालबा है कि ये एड जो है ये हमारे नेटवर्क से तकसीम की जाए। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट है, जो मिस्री रेड क्रिसेंट है, और जो रेड क्रॉस हिलाल अहमर है, उसके साथ साथ जो बड़ा मुतालबा इस वक्त फ़लस्तीनियों का है अक्रॉस द बोर्ड, इवन अक़वाम मुत्तहिदा का, कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो ओनरवा है, जो रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, उसको ये जिम्मेदारी दी जाए। माजी में वही ये काम कर रहा था, और आपने देखा कि उस वक्त तक इमदाद के हवाले से, तकसीम के हवाले से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, सब लोगों को इमदाद मिल रही थी।
अगरचे उसकी वो मिकदार नहीं थी जो एक इंसानी ज़रूरत हो सकती है कैलोरीज के हवाले से। अब तो इसराइल ने वो कैलोरीज की तादाद भी घटाकर यानी इमदाद अलाउ बिल्कुल। करना शुरू की है। अब तो आपने बिल्कुल बजा तवज्जो दिलाई है अपने सामीन और नाजरीन की कि इस मौके पे एटलीस्ट ये बहुत ही जो आवाज उठाने का, प्रोटेस्ट करने का ये एटलीस्ट फायदा होता है कि जो प्रेशर पड़ता है बिल्कुल। और इशू चीजें- हाईलाइट हाँ, रहता अभी है और खामोश लोग है ना जानते से हैं उसके बारे तो में। और खतरनाक है, इसलिए आवाज उठाना, प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं प्लीज जारी रखें। इसको बहुत सर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त सर, दिया thank you। और गाजा की सूरत हाल से मुतालिक और ये दोल से मुतालिक वजाहत से बताया कि क्या है और इसमें हिकअप क्या है। गाजा पर ही तो वो जो बैतुल मक़दस का मामला है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन मुझे है। उस पता पर है वो कहते इसमें हैं। एक सोल्यूशन और नजर आ रहा है कि ट्रंप बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, किया नहीं उन्होंने, तो क्यों ना हम नोबेल प्राइज वालों को लिखें कि वो ये शर्त ट्रंप साहब पे डाल दें कि जी आप गजा और ये इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म कराएं तो हम आपको नोबेल प्राइज देंगे। तो शायद इस प्रेशर में आके वो कुछ कर ही जाएं। तो अपने शो, अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम गजा की बात करते रहेंगे, राजन शाहीन बेशक। हमेशा हिस्सा बनाते रहेंगे इसका। आवाज़ मजलूमों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं नादिया, और ये जो वाक़यात ऑनर किलिंग के वाक़यात, मारने के वाक़यात, जिरगे ने फैसला दे दिया लड़की को मार दो, ये रिपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं या ये एक्चुअली ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये सोचने की देखिए, बात है। क्योंकि जुलाई तो एक रिकॉर्ड बना है कि जितनी हमें लाशें मिली हैं इनकी बेगुनाह लोगों की और खवातीन की, बिल्कुल ऐसे ही की है, जिनको लड़कियों को मारा जा गया। रहा है, ऑनर किलिंग के, ये वही बात है कि ये पहले उसी तरह की। अब रिपोर्ट देखिए एक नहीं और थी। वाकया हुआ ना, देखिए गुजरावाला से भागकर कराची आया एक दिन जोड़ा दहाड़े। और साजिद मसीह और सना आसिफ उनका बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी सामने आ गई है। तफसीलात ये सामने आई है कि साजिद और सना की क्लिफ्टन के इलाके चाइना पोर्ट से गोलियां लगी लाशें बरामद हुई हैं। सर के पीछे गोलियां मारी, हमारे बिल्कुल। रिपोर्टर भी हैं, वो भी जरा इसके बारे जी। में बताएंगे। अली इसका- वासे हमारे साथ हैं, उनसे अली वासे पूछिए, ये प्लीज क्या बताइएगा। केस है? बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर, बहुत परेशान कुन खबर। जी जी अली। देखिए सुहेब, ये गुज़िश्ता 3 रोज़ खबर जो है कराची का इलाका क्लिफ्टन चाइना पोर्ट है जहाँ से 2 लड़का लड़की की लाशें मिली थी। बताया जाता है कि ये गुजरावाला के रिहायशी थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर गुजरावाला से ये कराची यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो है वो एक मुकामी मस्जिद में जो है वो साजिद मसीह ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जो है वो सना आसिफ से इनका निकाह हुआ। निकाहनामा भी मंजर आम पे आ गया। जबकि बताया जाता है कि गैरत के नाम पे जो है इनका कत्ल किया गया है। जबकि इब्तिदाई जो तफ्तीश है उसके अंदर ये बताया जाता है कि इन्हें करीब से जो है वो गोलियां मारी गई हैं। 2 इनके सरों पे गोलियां मारी हैं जो एक जानिब से बाहर निकल गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इनकी लाशें ताज़ा थी और 1 से ज़ायद जो अफराद थे उन्होंने इनका कत्ल किया। जबकि सना और साजिद मसीह जो है वो एक दूसरे को पसंद करते थे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ से इनके वालिद जो है वो साजिद मसीह के वो बोर्ड बेसन थाने आए थे। उसके बाद FIR बाकायदा तौर पर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ किनको जो नामजद बताया किया गया जाता है कि इसमें? 20 नामालूम जुलाई अफराद के को खिलाफ इन्होंने या कौन कोर्ट मैरिज सस्पेक्ट किया कौन है? था। जी देखें जुएब, इसमें जो है वो इनकी जानिब से जो साजिद मसीह है इनके वालिद की जानिब से जो है वो सना आसिफ के भाई हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ वकास है और दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ साजिद के मुकदमा दोस्त दर्ज के किया ऊपर गया भी है। उनको 4 शक है अफराद को कोई? हिरासत में भी लिया गया है। अली वासे साजिद के कोई दोस्त पे भी उन्होंने उसका भी नाम दिया है? जी बिल्कुल, ये बताया जाता है कि जो 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है वो सना आसिफ के जो है वो करीबी भाई भी हैं और कज़न भी हैं, उनका बताया जाता है। इसके साथ साथ 2 अफराद जो है वो अभी पुलिस की जानिब से जो है नाम जाहिर नहीं किया गया। SSP अभी किसी को की गिरफ्तार जानिब किया से जो गया है है वो, या नहीं? यही बताया गया है। अली कोई गिरफ्तारी हुई है अभी या नहीं? जी नादिया, 4 अफराद जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो मकतूल साजिद के जो वालिद हैं उनका ये कहना है कि सना आसिफ के घर वालों की जानिब से जो है वो इनका घर भी जलाया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो इनका यही कहना है कि जो है वो मेरे ख्याल और ये जो कराची रोने आए के और हमें मनाजिर हैं पता ये मुझे नहीं लग रहा है था। लड़के की फैमिली के हैं, क्योंकि लड़की वालों के यहाँ तो जश्न मन रहे होंगे। तो ये जो जिनको हमें इतने गम में हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल। लड़के की फैमिली है। जी नादिया, जो साजिद मसीह हैं इनके वालिद, इनकी वालदा और इनकी बहन जो है वो कराची आई है। उनका ये कहना है कि साजिद जो है वो घर से बोल के निकला था सियालकोट जा रहा हूँ
मगर ये सोशल मीडिया पे जो इनकी बिल्कुल वीडियोस, सोशल इनकी मीडिया पे फिर तस्वीर देखी ये है, खबर उसके भी आई बाद और इन्हें- तहकीकात शुरू हुई है। 4 अफराद को हिरासत में फैमिली लिया को भी गया और सोच उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कौन इसमें मुलव्विस है। लड़की के भाई को नॉमिनेट किया है। इस पे हम FIR बात में करेंगे देखा आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। होगा। वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम अब जरा थोड़ी सी बिल्डिंग्स की भी बात करेंगे, उनको डिमोलिश करना। ब्रेक से पहले क्या बात कर रहे थे हम कि हम उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे? असल में वो तो दूसरी बात थी। हम गाजा की सूरत हाल की बात कर रहे थे और उसके बाद हमने ये जो कत्ल, जो ऑनर किलिंग वाले मामला थे, इस पे हम करेंगे। जुम्मे को हम इस पे जरा डिटेल में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि वक्त कम था। लेकिन हमने सोचा कि हम बात करें इससे बेहतर है कि हम किसी मजहबी रहनुमा से ज़रा बात करें, उनसे गाइडेंस लें, उनके पास फैक्ट्स होंगे और ज़्यादा बात कन्विंसिंग भी लगेगी। डिटेल में जुम्मे को इंशाल्लाह शो बिल्कुल, देखिएगा। क्योंकि ऑनर किलिंग होती है और फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो मजहब का इसको एक लिबादा पहनाने की भी कोशिश की जा रही होती है। तो इस पर हम ज़रूर एक सेगमेंट रखेंगे और तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे। अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नादिया। वो इमारत गिरी थी लियारी में और वहाँ पर जानी नुकसान हुआ था और फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाती है। ये सब कुछ अपनी जगह ठीक है। उसके बाद ज़रा मुतारिक हुई इंतज़ामिया और उन्होंने बिल्डिंग्स गिराने का फैसला किया, जो कि मखदूश इमारतें हैं, नाकाबिल रिहाइश इमारतें, उनको गिराने का फैसला किया। अब इसमें भी बात यह कि कराची में तो इतनी नाकाबिल रिहाइश इमारतें बन गई हैं क्योंकि कराची का मास्टर प्लान कोई नहीं है। हर जगह तो चाइना कटिंग के जरिए और वैसे भी तामीरात कर दी जाती हैं, अप्रूवल्स भी जाली ले लिए जाते हैं, लोग बेचारे अपनी जगहों पूंजी लगाए थे और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब ये मसला उठा है तो इसमें तो हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं। 588 के करीब टोटल इमारतें हैं जो मखदूश हैं और जिनको गिराया जाएगा। 588 इमारतें होना, देखिए सबका थोड़ा थोड़ा कसूर, अपना हिस्सा उसमें डला हुआ है। हुकूमत को परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, बिल्डर को बनानी नहीं चाहिए थी और खरीदने वाले को खरीदनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने क्या चेकिंग की, उन्होंने क्या देखे कि जी आपके पास कौन से परमिट्स हैं, बिल्कुल नहीं देखा, सेफ्टी चीजें नहीं देखी, कुछ नहीं। हम देखते और हम ले लेते और हम, हमारे यहाँ पता है कल्चर बन गया है जबानी। बिल्कुल। अरे आप मुझ पे भरोसा करें, मैं हूं ना यहाँ, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे कोई नहीं बैठा होता, भाग जाता, और अगर बैठे हुए भी हैं तो आप उनका क्या उखाड़ लेंगे? बिल्कुल। और खरीदने खरीदने वाले की बिल्कुल जिम्मेदारी जगह बनती है। लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं ना, लोग अवेयर नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही आप नहीं उनको होने देते कि भाई नोटिस ये होते हैं, यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी जमीन लीगल है, कौन सी लीगल नहीं है। वेरी वीक। बिल्कुल ऐसे। और ये अगर बताएं कि डिमोलिश बिल्कुल होती है, दुनिया भर में बिल्डिंग्स होती हैं, कोई वजूहत होती है उसकी वजह से। जैसे सबसे पहले तो ये कि बिल्डिंग सही बनी भी नहीं है, उससे खतरा है लोगों को, सही उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं, एक वजह। दूसरी एक और भी वजह है कि जी वहां कोई रहता ही नहीं है, सालों से खाली है, गिरा दो। बिल्कुल ये होता है सारी दुनिया में। देखिए, एक तरफ तो ये भी अपनी जगह ठीक बात है कि मखदूश इमारतें जो नाकाबिल रिहाइश है, इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जब इमारत गिरती है तो जाने जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि अभी जो लोग रह रहे हैं हजारों की तादाद में और उनको नोटिस मिल गए हैं, तो उन लोगों को जब वो डिस्प्लेस होंगे तो उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये मामला होता जा रहा है और सब ही इसकी बात करें। और दुनिया में क्या इसका वही मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ विद द वर्ल्ड, और करना भी चाहिए कि वैसे क्या होता है, लॉ क्या कहता है, लॉ और हमारे यहाँ क्या हो रहा है और इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं बिल्डिंग्स गिराने, लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला हमें ज्वाइन किया है सैयद उस्मान ने, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली एमक्यूएम से ताल्लुक है और असेंबली में भी उन्होंने बात की है इससे मुताल्लिक। अच्छा, हमें सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान सुखदेव साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। और कुछ ही देर में वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मीर बिलाल अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आपको वेलकम करते हैं शो पर। सबसे पहले गवर्नमेंट से ही आगाज करते हैं गुफ्तगू का। सुखदेव साहब, मुझे बताइए कि ठीक है, उसूली तौर पर तो सब इससे अग्री करेंगे कि मखदूश इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों को सेफ जगह मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन देखिए प्लान का एक हिस्सा है, इस पर तो अमल दरामद हो रहा है, लेकिन उसके आगे क्या करना है, लोग कहां जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके लिए क्या प्लानिंग है, इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सवालात हैं, तो इसको लेकर क्या किया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, सही है। इस पे सिंध गवर्नमेंट एक नहीं 3 से 4 जो है एस्पेक्ट्स में काम कर रही है, बिल्डिंगों के हवाले से और उसके साथ रिहेबिलिटेशन के हवाले से। जो एडहॉक बेसिस पे आप कह लें, एसओएस बेसिस पे जो अडॉप्ट की गई ये पॉलिसी,
जो मकानात, जो घर, जो फ्लैट खाली कराए जा रहे हैं उनको सो फार 3 महीने का किराया दिया जा रहा है पर मंथ 30,000। ये एक है टेम्पररी बेसिस पे। दूसरा, जब तक ताकि फुल एक मैकेनिज्म आ जाए प्रॉपर, जिसमें हमने 3 से 4 स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया। एक आपका आबाद हो गया, दूसरा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गया, तीसरा जो आपका है पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग। उसके साथ साथ जो भी स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने उसमें कहा है कि आप एक ऐसा कोई मुस्बत प्लान ले आए विद इन 60 डेज, ताकि जिसमें कानून में अगर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत हो, पॉलिसी की ज़रूरत हो, उस हिसाब से उसको अपडेट कर लें, ताकि लोग जो उनको रिहेबिलिटेट करना है, क्योंकि किराया तो हमने उनको दिया 3 महीने का, 3 महीने बाद ही कहाँ जाएंगे। किराया भी हमने एक एवरेज बेस निकाल के दिया कि जी ठीक है, कराची में एवरेज किराया आप कह लें एक कमरे का, 2 कमरे के मकान का 30,000 होता है, उस हिसाब से हमने उनको 90,000 दी है 3 महीने के हवाले से। तो वो उस पे काम चल रहा है। आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम। अच्छा सर, ये तो जिन्होंने रेंट किया, लेकिन जिनकी जो ओनर्स हैं इन अपार्टमेंट्स के, क्योंकि बिल्डर ने इनको बेचा होगा। जी जी, उनके साथ क्या होगा? यू आर राइट। हमने जो इस लेंथी प्रोसेस में गए, हम इसीलिए गए हैं कि जो घर में या मकानात होते हैं, इसमें 3 कैटेगरीज के लोग हैं। एक तो जो ऑनर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी के, दूसरे जो किराएदार होते हैं, तीसरे जो एक आजकल हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कराची में एक चल रहा है पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम में ना आप ओनर होते हैं ना आप किराएदार होते हैं, आपने एक लमसम अमाउंट दे दिया होता है कि जब लमसम अमाउंट दे दे, उस पगड़ी आप कह लें या हवाला कह लें, उसके बेसिस पे लोग रह रहे होते। जैसे बिलियारी में बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, तो उस पे भी काफी पगड़ी के लोग रह रहे थे। तो हमने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया उस चीज को कि हम जो मैकेनिज्म बनाएंगे, तो इन 3 कैटेगरीज को हम रिहेबिलिटेट किस तरह से करेंगे। तो सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले गए। इसमें थोड़ा देखिए ना, जो बिल्डिंग गिरी थी लियारी में, इट वाज अ वेकअप कॉल। नहीं, वो वेकअप कॉल तो थी, इससे हम गुफ्तगू को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन करेंगे वाली बात, क्योंकि इस वक्त तो इमारतें गिरना शुरू हो जाएंगी ज़ाहिर है, विद इन अ वीक टाइम आप इमारतें गिरा, लेकिन ये कि उसमें प्लान नहीं। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा शामिल गुफ्तगू करना है मुझे उस्मान भाई को। उस्मान साहब ने असेंबली में खिताब किया है और इसी मसले की निशानदेही की और कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सीरियस ये प्रॉब्लम है। पहले वो सुन लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। सुनाइए सर। PS 100 गुलिस्तान जौहर। सर 16 जुलाई को, अगर मिनिस्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सुन ले, मालूमात मुझे पता है सारी है उनको, थोड़ी सी मैं भी मालूमात में इजाफा करूंगा इनकी। मेरे पास सर एक फैसल कैंटोनमेंट का नोटिस आता है मेरे हल्के में। सर मेरे हल्के की आबादी 4.5 लाख है और सर उसमें से 62 में से 42 इमारतें PS 100 गुलिस्तान जौहर की निकल आती हैं, हाई राइज। सर ये 42 इमारतें कहने को तो हैं, लेकिन अगर मैं आपको इसके नंबर बताऊं ना कि 42 इमारतों में जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट हैं वो सर 16,000 है, 16,000, जिसकी आबादी जो बनती है वो 80,000 आबादी बनती है। गुलिस्तान जौहर में रातों रात एक नोटिस दे दिया जाता है और उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा जाता है कि अगर ये बिल्डिंगें गिरी तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी, फैसल कैंटोनमेंट नहीं होगी, इसके जिम्मेदार वहां का बिल्डर जो कि 20-20 साल पहले बिल्डर भाग चुके हैं, उसकी एसोसिएशन और वहां के रिहाइश पजीर होंगे। ये तो बड़ी खतरनाक उस्मान साहब बात है। और फिर मुझे जवाब नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली कि जो ओनर है जिसने लाखों की इन्वेस्टमेंट की और ये अपार्टमेंट जब भी खरीदे और उसका घर चलता है इसके रेंट से होगा, उसका तो 30,000 से कुछ नहीं होने लगा ना। ये तो जो लॉज हैं वो हैं, और कहा जाता है कि जब आप कोई बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे हैं तो आपको उस यूनिट की जो करंट वैल्यू है वो देनी है, ओनर को बाय आउट करना है या कहीं उसको और कहीं लेना है ना उसने घर, वो सड़क पे नहीं रहेगा ना। ओनर को कॉम्पनसेट और उस वैल्यू पे जो उस अपार्टमेंट की वैल्यू है, या कहीं और उसको आप जो है किसी और उसके प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट दें। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि छोड़ दिया या कॉम्पनसेट किया 4 महीने। जी उस्मान कहिएगा जरा, आपने ओनर का क्या होगा? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इज्जत बख्शी और मॉर्निंग शो हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत बख्शी और आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद की। देखिए ये अगर मैं कराची की बात करूं, मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं। 15 जुलाई को 740 बिल्डिंग्स का जो है वो जो TOR जो नोटिफिकेशन निकलता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, वो 740 बिल्डिंग्स का निकलता है अक्रॉस द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। 740 बिल्डिंग्स में TOR डिसाइड करके वो जो मेन 3 डिवाइड किया जाता है कैटेगरी, माइनर, मेजर और डेंजरस बिल्डिंग्स। इसमें से डेंजरस बिल्डिंग जो है वो 500 से ज्यादा। अच्छा, इसके साथ
कैंटोनमेंट का जो फैसल कैंटोनमेंट का एरिया, उसमें 62 बिल्डिंग्स को जो है वो जो नोटिस किया जाता है, 62 बिल्डिंग्स को, जिसमें से 42 बिल्डिंग्स गुलिस्तान जौहर की हैं। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने जो है वो असेंबली की क्लिप में चला दी है, जिसके ऊपर जो है वो मैंने जुम्मे को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की थी, और उसके ऊपर मैंने ये सिंध हुकूमत से मुतालबा किया था कि भाई आप स्पेशल पार्लिमानी कमेटी जो है वो फॉर्म करें, जो कि सुपरवाइज कर सके, क्योंकि ये पब्लिक मैटर है, इसमें पब्लिक नुमाइंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, होता क्या है, अब ये जो बिल्डिंग जो आज से जो है वो जो 26 दिन पहले 4 तारीख को जो तैयारी में ये सानिया पेश आया है, जिसमें 7 इसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल थे। आपको पता है कि ये पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी तक हमारी माइनॉरिटी के लोग जो है वो बहुत, अच्छा हमारा होता हम करते क्या है, हम जब जो है वो सैलाब आता है तो उसके लिए तो हम बजट से पहले से पैसे रखते हैं कि मैं जो है वो मिसाल असेंबली में भी दे सकता हूँ, दे चुका हूँ कि हम जनाजे से पहले कफन हैं। लेकिन कराची में आपका आईने पाकिस्तान जो नादिया साहिबा ने बात की प्रोग्राम के शुरू में, कि आप कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपका बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसके बाद आपने सारे जो है वो बिल्डिंग के मुआयने शुरू कर दिए। भाई 18 साल से जो है वो आपकी जो है वो हुकूमत है सूबे के अंदर, किसी को मिलाए बगैर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है। इससे पहले क्यों नहीं सर हुए? अगर सर वो हो चुके को जो है वो इतना पब्लिक जो है वो क्यों नहीं किया गया, उसकी जो है बस उसका सेंस प्रिवेल क्यों नहीं किया गया? मैं गुलिस्तान जौहर की बात बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी की बात है ना, मैं आपको मैंने जो है ना इसके ऊपर पूरी वर्किंग कितने लोग मुझे बता, हाँ जी वर्किंग अपनी बताइए जल्दी, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, हम थोड़ा जल्दी से इसको अहाता करेंगे। 98% वो लोग रहते हैं यहाँ पे जिनके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। सही है। और ये प्रॉपर्टी उनको कोई हुकूमत ने नहीं दी, उनको कोई किसी ने प्राइवेट बिल्डर ने जो है वो तोहफे में नहीं दी, उनका कोई किसी जो है वो कोई प्रोग्राम में जो है वो प्लॉट खुद खरीदी उन्होंने, अपनी सारे मेहनत की कमाई से खरीदी है। बिल्कुल जी से वो फ्लैट, सुन लीजिए बात, अगर आपने प्राइम मिले तो थोड़ा कीजिए ना कीजिए, ये बड़ा जो है वो क्रिटिकल इशू है। मेरे हल्के में 80,000 लोगों का इशू, और पूरे कराची में जो है वो 3 लाख का इशू। बिल्कुल, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। जी अगर तो फिर मधु न किए करें, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये इशू है, ये सिंध हुकूमत को हमने जो है वो पार्लियामानी कमेटी फॉर्म करने का था दिन के अंदर, और बाकायदा नोटिफिकेशंस में ये हुकूमत जो है वो लिखती है, क्या लिखती है कि अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। ये लियारी के इंसिडेंट के बाद, भाई कौन सी दुनिया में ये हुकूमत है, कौन सा कानून कहता है, कौन सा लॉ कहता है कि अगर कोई भी हादसा होता है उसकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं होती? आपने बिल्डिंग की परमिशन दी होगी, अगर बिल्डिंग की परमिशन नहीं दी होगी तो आपके अफसरान मिले हुए होंगे, तो वो अफसरान की तरह अभी भी आपने जो है वो कमीशन। उस्मान साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं आवाज का भी जरा इशू आ रहा है, इसलिए मैं चाह रहा था कि दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे। बिलाल साहब ने ज्वाइन किया, बिलाल साहब कुछ देर बाद ज्वाइन किया। अच्छा सुखदेव साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि ये जो नोटिस आपने दिए हैं, परमिशन में चाहूंगा, इन्होंने बात की माइनॉरिटी की, नहीं माइनॉरिटी वो तो हम करेंगे बात, पहले हम ये बात कर लें कि जो नोटिस आपने दिया है, इस नोटिस में आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जिम्मेदार नहीं है, कैंटोनमेंट भी जिम्मेदार नहीं है, बिल्डर जिम्मेदार है। तो मुझे बताएं कि जिनको आइडेंटिफाई किया इमारतों को आपने, उनके बिल्डर्स को भी आइडेंटिफाई किया है या उनके साथ उनको कोई हिरासत में आपने लिया? अगर आप चाहें तो मैं भी आपको स्टैट्स बता दूं, स्टैट्स मेरे हाथ में। इन्होंने जो कहा कि कंपनसेशन नहीं मिलेगा ऑनर्स को, ये बिल्कुल गलत बात की इन्होंने। चाइना कटिंग की बात करते हैं, चाइना कटिंग एमक्यूएम ने की, किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। मैं आपके मॉर्निंग शो में सियासत नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हम क्रिटिकल इशू पे बात कर रहे हैं, तो मैं उस रुख की तरफ नहीं जा रहा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनको बोले एक नेचुरल सानिया था, इसको मजहबी रंग ना दे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, इसको आप मजहबी रंग दे दें कि माइनॉरिटी के लोग रह रहे थे वहां पे। इनको बोले इस तरह की सियासत ना करे, जब इनकी लसानी सियासत नहीं बिकती तो फिर हाँ इशू पे रहे, बिल्कुल सही इशू पे रहे। आपको क्या थोड़ा सा बताएं कि फिर आप ओनर्स को क्या कॉम्पनसेशन दे रहे हैं? ऑनर्स को कंपनसेशन मिलेगा, बिल्डर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको इन्फोर्स करके उन्हीं से कंपनसेशन लेके ऑनर्स को, किराएदारों को जो या पगड़ी पे जो ले रहे थे 3-4 कैटेगरीज, उनको दिया जाएगा। इन केस द बिल्डर हैज पास्ड अवे, जो वहां पे प्लॉट होगा उसी को जो है सेल करके या उसी के ऊपर कोई ना कोई कंपनसेशन मैकेनिज्म बना के उनको कंपनसेट
कॉम्पनसेट किया जाएगा जो भी ऑक्यूपेंट्स थे वहां पे। पहली बात। दूसरी बात, आपको भी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए था। इट्स बिन अ मंथ, आपने गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रिएक्शन देखा है। ये कराची का इशू नहीं है, ये पूरे सिंध का इशू है। पूरे सिंध में, लाड़काना में, सखर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में, हैदराबाद में सिमिलर इशू है। ये अभी से नहीं है, 1970s की बिल्डिंग्स बनी हुई है, 80s की बिल्डिंग्स बनी है। ये तो इदारों से मिलके ही हुआ है ना सर, तमाम इदारों से मिलके ही इस तरह की बिल्डिंग्स बनी है ना, हमने देखा है सारे। मुझे बताइए कि इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी ये जो कॉम्पनसेशन आप कह रहे हैं कि बिल्डर के से और उसके बाद ही डिमोलिश होंगी ना, कॉम्पनसेशन के बाद। जी, कॉम्पनसेशन की डेडलाइन अभी पॉलिसी इन मैकेनिज्म है। 3 से 4 स्टेक होल्डर्स, यानी मैंने आपको अर्ज किया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स और जो है ये आपका आबाद, उसके साथ जो भी एनईडी यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेक होल्डर्स को हमने जमा किया इसी चीज के लिए कि एक किस तरह का मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो तब तक आप गिराएंगे नहीं इमारत, तब तक इमारत नहीं गिरेगी जब तक ये मैकेनिज्म बन नहीं जाता। नहीं, इमारतें गिर गई हैं। आपको मैं स्टैट्स दे देता हूँ। ये जो हम मेरे सामने स्टैट्स पड़े, 2, एक तो इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, दूसरे डेंजरस बिल्डिंग्स के हवाले से। 180 डेंजरस बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई है पूरे सिंध में, जिसमें से 87 में से लोगों को इवैक्यूएट किया गया बिल्डिंगों में से, 70 बिल्डिंगों को सील किया गया है, 30 बिल्डिंगों के ऑक्यूपेंट्स को नोटिस इशू किए गए। जो डिमोलिश हमने ऑनर से करवाई है, 9 बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स को हमने कॉम्पनसेशन का प्लान नहीं बना तो डिमोलिश एकदम हो गई। ये क्यों भाई? पूरी फैमिली होती है ना, पूरी फैमिली मुतासिर होती है। कहां जाएंगे? मुझे पहले बता देते तो ताकि वो भी ऑन बोर्ड होते कि ठीक है तसल्ली। मैं जवाब दे दूं इसका। जी, इसको ये ना समझिए कि इनसेंसिटिव जवाब दे रहा हूं, बट लोगों को बिल्डिंग से हयात निकालना बेहतर है बनस्बत उसकी हम जब लाशें निकालें। जैसे सानिया हुआ, हम नहीं चाहते कि इसको ऐसा कोई दोबारा वाकया। वो जिम्मेदार कहाँ है सर? मुझे बताएं कि जिसने अपनी जान पूंजी लगा दी और एक अपार्टमेंट ले लिया पूरी जिंदगी काम करने के बाद, वो जिम्मेदार कहाँ है? उनको आपने पकड़ा भी, अकाउंटेबल बनाया है कि जिन्होंने ये बताया उसको कि यार ये लीगल है बाय ऑल मींस, या फिर ये सही कंस्ट्रक्शन है? 11 एसबीसीए के ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। मोर देन 100 आर अंडर इंक्वायरी। बिल्डर्स के ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। अक्रॉस द सिंध जो है इस पे काम हो रहा है, जिसपे मैंने अर्ज किया आपको। 3 बिल्डिंगें एसपीसीए ने कराची में गिराई हैं, 7 सिंध के अंदर गिराई हैं, 178 आइडेंटिफाई हो गई है, 180 को नोटिस चला गया। ये सब कराची तक महदूद नहीं है। और जो 588 बिल्डिंग्स कराची में, उनका रीसर्वे करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद एनईडी यूनिवर्सिटी, कि उसको गिराए बगैर उसको अगर हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसी स्ट्रक्चर को बचा के, उसी को गवर्नमेंट खर्चा करके उसी को अगर बचा सकती है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकती है, तो वो भी ऑलरेडी प्रोसेस अंडर में है। लाजमी नहीं कि हम हर बिल्डिंग को जो है डिमोलिश करें, काफी बिल्डिंग को रिहेबिलिटेट। सुखदेव साहब हमारे साथ ही रही इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में भी सारे नोटिस, और वो गुलिस्तान जौहर का जो बताया उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मीर बिलाल अहमद साहब ने। मीर साहब मुझे बताएं कि कैंटोनमेंट में नोटिस आपने दिए हैं बिल्डिंग्स को, और आपने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, जो लोग रोड पे आ जाएंगे वो फिर आ जाएंगे, बिल्डर को देखा जाएगा, बिल्डर कौन है, कहाँ है, उससे पैसे कब रिकवर होंगे, नाम भी नहीं आ रहे हैं, लोगों को पैसे कहाँ मिलेंगे, कैंटोनमेंट का टैक्स वो दे रहे होते हैं साल। तो ये कैसे मामला चलेंगे आगे? बिलाल भाई आपने कुछ सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई और नादिया, आपका अपने चैनल में मदद किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स से कि इस इशू के ऊपर जो है वो सियासत से कम लोगों के साथ मामला ज़्यादा फराम करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कंपनीज जो है वो फर्म्स ढूंढ रहे हैं, उनकी उसमें मामला फराम करें। देखिए, मसला दरअसल ऐसा है कि ये बेसिकली लोगों ने इस पे ये समझ लिया है कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब कैंटोनमेंट ने नोटिस दे दी हैं और कल जो है कैंटोनमेंट आ रहा है बिल्डिंग गिराने पे। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत भी रखता हूँ और बिल्कुल वो बात करूँगा जो कि फैक्चुअल बात है, जो कि इदारे से पूरी डिटेल लेकर इदारे ने आया ऐसा क्यों किया। ये बेसिकली एक इंटीमेशन है इदारे की तरफ से, जो कि इदारे ने अपने इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के साथ विजिट किया और देखा कि बिल्डिंग में, कुछ बिल्डिंग्स में सीपेज का मसला है और कुछ बिल्डिंग में कोई पाइप फिटिंग का मसला है, किसी की कुछ सरिये नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इंटीमेशन है कि जी हमने आपकी जो बिल्डिंग को विजिट किया है उसमें आपकी बिल्डिंग जो है डेंजरस जो है वो बाज़ाहिर नज़र आ रही है। तो इसमें लोगों को बताया यह गया है कि आप जाएं और इंजीनियरिंग फर्म, कोई ऐसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म उनको जो है वो हायर करें और उनसे अपनी पूरी बिल्डिंग का विजिट कराएं, उनसे पूरी रिपोर्ट बनवा के हमें सबमिट कराएं। ठीक है। अच्छा, उसमें से बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो कि मैं गुलिस्तान जौहर का जो अगर इदादे आपको पेश करूं
तो उसमें फैसल कैंट की हदूद का, उसमें बेसिकली 62 जो है वो टोटल स्टोरीज है, जिसमें से 42 जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा 19 जो है वो हाउसेज है। इनमें से 42 में से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिनको हम ऑलरेडी 3-4 सालों से नोटिस देते आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने अपना काम भी रेनोवेशन वर्क स्टार्ट करा दिया है और उनसे बात चल रही है। अच्छा, ये नोटिस आया तकरीबन 8-9 दिन हो गए कैंटोनमेंट की तरफ से। इसमें मजीद भी आगे हमने नोटिस देने हैं और लोगों से, इनमें से 42 बिल्डिंग्स में 12-13 बिल्डिंग्स हमारे साथ एंगेज हो चुकी हैं और उन्होंने अपना काम स्टार्ट करा दिया है। इसमें से कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल ही सबकदोश हैं, उनके हवाले से भी बात चल रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जी कैंटोनमेंट जो है वो लोगों को घरों से निकाल के जो है वो खड़ा करने के मूड में है या कोई ऐसी बात। ये एक इशू ऐसा है जिसपे मैं समझता हूँ कि लोगों की मावनत फराम करनी चाहिए, ना कि इस पे उस्मान साहब, तो ये तो बड़ी रीजनेबल उन्होंने बात की है कि ठीक है, अगर इमारत इस ऐसी हालत है कि उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए तो आप जाएं और कोई फर्म हायर करके उसकी मेंटेनेंस करवाएं। जो इंतजामिया है उस अपार्टमेंट की, अगर किसी अपार्टमेंट की हम बात करें तो ये तो कोई बात इतनी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि बस इस तारीख को हम लाके बिल्डिंग गिरा देंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले जो है वो आपकी बात पे जवाब दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 3 जो है वो डिवाइड किए, माइनर, मेजर और तो मैंने असेंबली में बात की, मैंने ये कहा। अच्छा, पहले जो है वो मैंने यहाँ पर जो बात की थी वो ये बात की थी, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हुई थी। यहाँ पे चाइना पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। ये हुकूमत के जो तर्जुमान बैठे, क्योंकि मैं सिंध असेंबली का मेंबर हूँ और मैंने सिंध असेंबली में स्पेशल पार्लियामानी कमेटी बनाने की तजवीज़ इसलिए दी थी कि ये जो भी मामलात हैं, फैसल कैंटोनमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। मैंने ये कहा था कि स्पेशल पार्लियामानी कमेटी बनाकर आप इसमें इंटरवेंशन करें ताकि लोगों को मोहनत हासिल हो हुकूमत की तरफ से भी। हुकूमत तो ये कह के जो है वो हाथ झाड़ लेता है कि फैसल कैंटोनमेंट हमारी डोमेन नहीं है। मैंने ये बात की थी। और दूसरी बात ये कि अगर स्टैटिस्टिक के जो तर्जुमान बैठे हैं, मैं अभी सिंध हुकूमत के ऊपर जो है वो बात कर रहा था, जो तर्जुमान बैठे, मेरा इनसे ये सवाल है, मुझे ये बताएं, जो उन्होंने चाइना गटिंग की बात की, मुझे ये उनके पास बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स है, मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कराची में सिर्फ रजिस्टर्ड कच्ची आबादियां कितनी हैं जो अनप्लैन्ड बनी हुई। जो अनप्लैन्ड बनी हुई, मेरा एक सवाल है, अगर वो मौजूद है तो मुझे जरा बता दें वो कितनी कच्ची आबादियां यहाँ पे अनप्लैन्ड जो रजिस्टर्ड है। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा कि हजारों गोट जो रेवेन्यू के अंडर है, गोटाबाद, जो अनप्लैन्ड बने हुए हैं। और कराची के अंदर 500, मैं ही बता देता हूँ, 582 कच्ची आबादीज हैं जो कि नोटिफाइड है। 582 कच्ची आबादीज हैं जिसमें जो है वो लाखों लोग रह रहे हैं जो अनप्लैन्ड बनी हुई है। क्यों भाई? फिर अगर आप एमकेएम की चाइना कटिंग की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने जो वोट आबाद किए हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैं स्ट्रेट ये पॉलिटिक्स की तो बात अभी हम कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ लोगों के लिए कंसर्न है। इशू हमने इसीलिए रेज किया अपने शो पर कि लोगों क्या मुतालबा किया। आपने पूरी असेंबली की मेरी जो है वो जो स्पीच सुनी होगी। मैंने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया कि लोग अगर पानी भी खरीद के पी रहे हैं, आप पानी देने में नाकाम हैं, आप तालीम देने में कराची में नाकाम हैं, आप सेहत दवा देने में नाकाम है, तो अब बिल्डिंग के जो नोटिस आ रहे हैं उसमें जो है वो अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी जो लोग जो है वो अपना हायर करें, लोग फ्लैट भी खुद चले। भाई आपने घर खुद दिए हो, जैसे आप सिंध में कहते हैं कि हम 21 लाख घर बना रहे हैं, तो कराची में तो आप लोगों का, अभी आपने खुद सवाल किया कि इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। जो बिल्डिंग खाली करा रहे हैं इनके पास कोई भी प्लान मौजूद नहीं है। और कैंटोनमेंट के बस ये सुखदेव साहब ये प्लान ना आप जल्दी रिवील करें। अच्छा एक सेकंड सुखदेव भाई, जरा आपसे मैं बात करना चाह रही थी कि ये जो हमारी गलतियां हैं, जो मसले मसाइल हैं ना, अब नई जनरेशन ने भुगतना है सब, तो थोड़ा सा ना अब काम सॉलिड और सही होना चाहिए। आप उस जगह बैठे हैं और भाई हजरात भी हमारे बैठे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो। अब जो इसके ऊपर बिल्डिंग्स बने ना, एक तो एक इंश्योरेंस मस्ट होनी चाहिए। हम पता नहीं क्यों नहीं बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस कराते हैं कि कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ। एक मिनट, एक तो ये इंश्योरेंस मैंडेटरी हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी हो ये बात कि जी कौन जिम्मेदार है, तीसरा ही कि जो अब आप बिल्डिंग्स बनाएं उससे वो प्लान्ड हो, उसमें प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो, वो खूबसूरत भी हो, वो क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ जो है वो मतलब उसके हिसाब से हो, तो ये बड़ा जरूरी है। 100%। I agree with you 100%। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो डेंजरस स्ट्रक्चर्स हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बनी।
ये जब कराची बिल्डिंग अथॉरिटी होती थी एसपीसी से पहले किसके अंडर थी, क्या था, 1970s 80s 90s की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो आज डेंजरस स्ट्रक्चर्स हुई हैं। ऐसे नहीं कि पीपल्स पार्टी की कोई कोताही थी या क्या कोई ऐसा था। आई एग्री विथ यू, इसको एनवायरमेंटली जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, गिवन दैट कराची आपका साइसेमिक जोन में आता है, जलजले की झटके आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे है, नमी का इशू आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे, सॉइल इरोजन का इशू आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे। आई एग्री विथ यू कंप्लीटली। और आप इसको ना आप इसको ऑक्शन कर दें लैंड को, और जो नया बिल्डर है उसको अगर आप फ्लोर ज्यादा दे दें उसका फायदा भी हो जाएगा। जिन जो दूसरे ओनर्स हैं पुराने, उनको कॉम्पनसेशन मिल गई, उनको यूनिट्स मिल गए, फ्लोर्स बढ़ा के उसको प्रॉफिट हो जाएगा नए बिल्डर को। व्हाई नॉट? टाइम अभी तो मसला है कि इस मसले से जूझना है। भाई मुझसे पूछिए, मैं भी आपको बहुत सोल्यूशन दे सकती हूँ। सुखदेव साहब, अभी तो ये मसला, इस मसले से मुझे बताएं कि ये प्लानिंग कब तक खत्म हो जाएगी, क्लैरिटी कब आएगी कि अगर हमारा किसी जिसका अपार्टमेंट है या घर है उससे अगर ये पता चल जाए कि हाँ ये गिर रहा है मेरी बेहतरी के लिए, मुझे 1 महीने बाद जितनी मेरी मालियत थी उसको पैसे मिल जाएंगे, मैं कहीं और ले लूंगा, ये पॉलिसी कब आ जाएगी? 3 महीने का हमने एडॉक रेंट दे दिया। 3 महीने का क्यों दिया? हम चाहते साल का भी दे सकते थे। हमने 60 दिन के अंदर, अभी तक 60 दिन पूरी नहीं, पूरी पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें पूरा कंपनसेशन मैकेनिज्म होगा। जैसे मैंने अर्ज के 3 टीयर्स हैं जो लोग रहते हैं, एक जो ऑनर्स होते हैं, दूसरे किराएदार होते हैं, तीसरे पगड़ी वाले। तो तीनों के लिए एक यूनिफॉर्म कंपनसेशन चाहिए होगा जिसकी पॉलिसी अभी बन रही है। मैं बैठ के यहाँ भी कुछ भी हवाल कर दूं, बड़ी बात कर दूं, मुनासिब नहीं है। जो हकीकत है मैं वही बयान कर रहा हूं। और इन द मीन टाइम क्या होगा वाला क्यों कंसीडर हो रहा है? अच्छा, मेन टाइम हमने उनको 3 महीने का रेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप 3 महीने आप ले लें सुखदेव भाई, नो प्रॉब्लम। और बिलाल भाई आप जरा देर से ज्वाइन आपने किया है, हम इस इशू को दोबारा उठाएंगे क्योंकि देखेंगे बर्निंग इशू है और लोगों का यानी थोड़ा हुकूमत को भी अप्रिशिएट कर ले। जब से ये इशू हुआ है तब से हुकूमत प्रोएक्टिव है टिल टुडे। आज भी जो है हुकूमत प्रोएक्टिव है, पूरे सिंध में काम कर रही है। इसको सिर्फ कराची का इशू ना समझिए, बनाते रहेंगे और बार-बार इस पर बात होती रहेगी और लोगों को ये लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि उन्हीं की बेहतरी के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड अमीर बिलाल अहमद साहब ने मैं ज्वाइन, और सैयद उस्मान थे जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। तो एक्सपर्ट्स लोग हैं, इनको तो सबको बहुत बेहतर पता है कि मैं एक आम बंदा, मैं हर चीज का सलूशन है और इतना फायदेमंद सलूशन। इसमें आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मिला के वो आपको ऐसे इसके सलूशंस बना सकते हैं कि सबका फायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है, एक बात निकल के सामने आई, बेहतर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, बेहतर सबका फायदा हो सकता है। ब्रेक के बाद बताते हैं, थोड़ा सम अप करने की कोशिश करेंगे सारी जो डिस्कशन हमारी हुई है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी सी लाइट बातें करते हैं, आज की शो बड़ा हैवी बहुत बातें करती हैं आप, कोई वक्त ही नहीं देती हमें, इतनी बातें करती रहती हैं आप। झूठ बोल रहा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ये जो बारिशें, ये क्लाइमेट की चेंजेस जो आ रहे हैं, सारा इसमें एक तबका बहुत परेशान है। उस तबके के बारे में कोई सोच नहीं रहा, वो है जिनके यहाँ शादियां हो रही हैं, ये वो तबका है। और ये तबका कह रहा है कि हमारे जो हॉल्स की बुकिंग्स थी वो डिस्टर्ब हो रही हैं, आगे हम शादी रखे ना रखे, स्पेशली जिन्होंने आउटडोर भी अगर अरेंजमेंट किए हैं, तंबू शंबू लगा के टेंट पे, उनका क्या होगा? क्योंकि अब शादियों का सीजन आ गया है। हमारा तो खैर निकल गया, ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब ठीक है, हो गया बात। ये बस मतलब सबकी शादियां हो रही हैं, सिर्फ वलीद की डिले हो रही है। वलीद की इतनी जी हाँ, मेरा असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर एवरीथिंग। असल में इसकी अपनी सुस्ती है इसमें। नहीं यही मसले चल रहे हैं। हिम्मत करे थोड़ा सा, शादी के लिए मेहमान बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। वलीद का बजट थोड़ा मुख्तसर है, लेकिन मेरे ख्याल 2000 है वलीद बेटा। तो ये भी मसला है ना कि हमारे इतने सारे गेस्ट होते हैं, इतने सारे गेस्ट। शादी छोड़ो, कुछ और लो बेटे का दौर। अच्छा खैर, मौसम का बता देना दिया हमें कहा जा रहा है इस्लामाबाद का मौसम है, वहाँ जनाब मौसमी सूरत हाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी बारिश हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में और मुमकिन सूरत हाल पर अलर्ट में कहा गया है कि 31 जुलाई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन बारिशों की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी बहुत अपना ख्याल करें प्लीज। सैर सपाटे के सारे प्रोग्राम बंद, मरी बूर बंद या गिलगित करदुक कहीं ना जाएं प्लीज, घरों में रहें अभी जब तक ये मानसून खत्म नहीं हो जाता। और पंजाब में लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। फिर महकमा मौसमियात ने कहा है डीजी खान, राजनपुर और दीगर इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान है, स्वात है, मालाकंड है, दीर है, बुनेर है, तो यहाँ पर भी शदीद बारिशें। तो मानसून अपना बेहतरीन, यानी इस बार तो फुल स्विंग पर है। और ये कि प्लीज बच्चों पे नजर रखें, क्योंकि बच्चे जब आंखों से दूर होते हैं वो ये अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, समझते हैं वाटर पार्क आ गए हैं हम ना, तो चलो जी पानी में नहाते हैं, नहरों का रुख करते हैं। बच्चों पे नजर रखें जी।
2 मिनट भी नजर ना आए तो पूछें कि कहाँ गए वो, उनको अपने आसपास रखें और बारिशों में तो बिल्कुल कहीं जाने ना दें, क्योंकि फिर ये देखिए जितने पता है ये जो जितनी हादसे डेथ्स हुई हैं उसमें कितने सारे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदार उनकी हिफाजत की, उनकी जानों के आप हैं, माँ बाप हैं जो पैदा करते हैं और पैदा किए जाते हैं। जी ऐसे ही है, तो आप अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी फैमिली की जान की हिफाजत करें और प्लान करते हुए पहले आप वेदर ये फोकास्ट जो है उसको ज़रूर देखें और कहाँ इलाके ऐसे जो कि जहाँ रेड अलर्ट है तो उन इलाकों की तरफ ना जाइए, आप दूसरे इलाकों की तरफ सैर सपाटे के लिए चले जाएं। और बिल्कुल घर में होते हैं कि कुछ ज़रा ना समझ लोग होते हैं, चाहे वो आपके बड़े हों। अगर आपके वालिद साहब कह रहे हैं बेटा चलो गाड़ी में कुछ नहीं होता, से नो। अम्मी कहें कि जाना ज़रूरी है, मैंने तो जाना है, चलो भी मुझे बाइक पे लेके चलो गाड़ी पे, यू से नो। कोई रिलेटिव कहे, कोई आपको फोन करे, ये काम तुम्हें ऑफिस वाला कहे कि करना ही है, निकलो घर से बाहर, यू से नो। बिल्कुल, अम्मी को तो ज़ाहिर है बहन से मिलने का दिल चाह रहा है तो अम्मी तो कहेगी मुझे लेके चलो, लेकिन आप ये देखेंगे अम्मी बारिश हो रही है, नहीं, यू जस्ट से नो, नहीं बारिशें हो रही हैं, खतरा है, नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये घर वाले भी होंगे, उनको भी आप ना करें, बच्चे बड़ों को ना करें, बड़े बच्चों को ना करें, किसी के ऐसे आप इमोशनल ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। ये दिखाइए उनको कितने लोगों की जानें चली गई जो कि बच सकती थी, गैर जरूरी था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि सुना नहीं, बड़ों ने छोटों का नहीं सुना, छोटों ने बड़ों का नहीं सुना। तो बारिश ये कि रहमत की जगह अब जहमत बनती जा रही है, जितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो जब वो जहमत बनती जा रही है तो आप अपने आप को इस जहमत से बचाने की कोशिश करें, जी, एंजॉय भी करें, वेरी इंपॉर्टेंट। कश्तियाँ बना के अपने घर के आगे कागज़ की वो ना चलाएं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और मैं कहती हूँ साथ में जो आसपास आपके जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, उनको भी चेक करें, उसमें कोई प्लास्टिक वगैरह तो नहीं फंसा हुआ, खुद सफाइयाँ करें, कॉल करके अगर आप किसी को, वो जो कंटोनमेंट वाले आके सफाइयाँ करते हैं, मैंने अब्बा को भी कहा, मैं प्लीज ये सफाइयाँ कराएं, बहुत जरूरी है। क्या बात है आपकी, क्या बात है यार, आप जो कितनी बेहतरीन बात करती हैं आप। मेरा पता दिमाग चलता है बहुत, मल्टीपल चीजें सोच रही होती हूँ बस, लेकिन ये कि बस आप भी ख्याल करें, हम एहतियात करते हैं, तो इसलिए कैसे देखें 5 मिनट चले गए, हमने कितनी बातें आपसे, मजीद भी बातें रह गई, वो कल आपसे करेंगे इंशाल्लाह। राइज एंड शाइन देखने का शुक्रिया, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन।